Firstly, I will give my introduction. I am Pranjal Chopre. I am Indian Forest Service All India rank 13 of UPSC Indian Forest Service 2022. And basically, it was the attempt of 2022, and the result came in 2023. And it was my third attempt. The basic introduction about me is that firstly, I did my graduation from College of Engineering Pune in 2018 from Electronics and Telecommunication branch. Secondly, I started my preparation after 1 year of job. I did my job at Wipro Limited in Bangalore and Pune. And from 2019, I started my preparation. Nextly, after the start of my preparation, 2020 was my first attempt, and in 2022, the third attempt, I cleared my Indian Forest Service examination, and it was my second Indian Forest Service mains exam. My optionals were forestry and geology, and in CSE also I had the optional of political science and international relations. Uh, Regarding my journey, firstly, starting with 2019, uh, as I was doing my job, I thought that I could contribute more to society, and also I thought that my potential can be explored more in civil services. So, firstly, I resigned from my job in May 2019, and I went to Delhi. I was working in Pune. Then I went to Delhi. मैं दिल्ली को गया. फिर जब मैं दिल्ली को गया, तब उसके बाद मैंने वाजीराम एंड रवि में कोचिंग किया. वहाँ पे जीएस का कोचिंग मैंने किया. और वाजीराम एंड रवि में जीएस का कोचिंग करते समय मैंने शुभ्रा रंजन मैम के यहाँ पे उनका पीएसआर का बैच भी कंप्लीट किया. सो इट वाज टोटली around 10 to 12 months of preparation. So in those 10 to 12 months of preparation, uh, basically all the GS syllabus was covered in Vajiram, and the optional was covered in Shubhra Ranjan ma'am's class. So after the completion of my classes in year 2020, there came the COVID wave in मार्च में. सो जब कोविड वेव आया मार्च में, तो घर वापस आना पड़ा. तो तब हम सब दोस्त वहां से वापस आ गए. सो when we came back to our hometown, so it was almost unofficially declared that the UPSC prelims will be postponed. तो हुआ ऐसे कि यूपीएससी की प्रीलिम्स तब जो मई एंड में होने वाली थी, तो वो पोस्टपोन होके अक्टूबर में हो गई. तो वो जो बफर पीरियड मिला, उसमें एक्चुअली प्रीलिम्स का प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से हमने किया. और तब घर पे ही प्रिपेयर किया मेजोरिटी ऑफ पीरियड. और बेसिकली तब ऐसे था कि कोविड के टाइम ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते थे. तो जो क्वेश्चन पेपर्स थे वो ऑनलाइन मिल जाते थे. उसी का प्रिंट करके हमने घर पे जो है वो हर रोज या हर अल्टरनेट डे हमने टेस्ट सॉल्व किए. ये फर्स्ट अटेम्प्ट का प्रीलिम्स जो था वो अराउंड अक्टूबर 4 या 10 अक्टूबर के आसपास था. तो तब जो प्रीलिम्स हुआ, तो फर्स्ट अटेम्प्ट का प्रीलिम्स था, तो वो थोड़ा सा फर्स्ट अटेम्प्ट की वजह से हम भी ऐसे थे कि अब क्या ही करें, मतलब कितना स्ट्रेस लेना चाहिए, क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली क्या अप्रोच रहना चाहिए, वो इतना ज्यादा क्लियर नहीं था. पर वो जो फ्लो में हम पढ़ाई करते हैं, हम जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाली पढ़ाई करते हैं, सो इन दैट फ्लो इट हैपेंस दैट यू इवेंचुअली पुट सो मच ऑफ एफर्ट्स दैट वो जो मोटिवेशन रहता है उसकी वजह से आपका जो है वो पढ़ाई हो जाता है. और उसी फ्लो में आपका जो है वो पढ़ाई, मतलब हमारा वैसे हो गया. तो फिर हमारा 2020 का प्रीलिम्स क्लियर हुआ. तो उसके बाद मेंस का प्रिपरेशन करना था. पर फिर भी कोविड की कंडीशन सिमिलर ही थी. तो जो हमारा मेंस का प्रिपरेशन था, उसी का प्रिपरेशन वो भी ऑनलाइन तरीके से ही हुआ. जो टेस्ट सीरीज थे मेंस के, तो वो जो सब टेस्ट सीरीज थे वो हमने ऑनलाइन अटेम्प्ट किए, ऑनलाइन अपलोड करते थे, वो चेक करके आते थे.
और उसी तरह से तरीके से इवेल्युएशन भी होते रहा उसका। और उसके बाद जो है मेंस का प्रिपरेशन में बेसिक प्रॉब्लम फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आता है वो पेपर कंप्लीशन का आता है। तो हमें भी सिमिलर इश्यूज आ गए कि हमारा पेपर कंप्लीट ही नहीं होता था। मतलब मैं और मेरे जो दोस्त है आशीष पाटिल सर, वो अभी आईपीएस है 2022 के अटेम्प्ट से। तो हमारा बेसिक प्रॉब्लम ये था कि अ, हमारा पेपर कंप्लीट नहीं होता था। So coming to doubts, hello Ravindra and Amrita. I'll address your doubts after the basic questions are covered and basic journey and everything. The sources I'll tell first, and then I'll cover all your doubts. Okay. Uh, so coming to my journey, first attempt में पेपर कंप्लीशन का इशू था। तो हमने एंड एंड में ऐसे डिसाइड किया कि पेपर कंप्लीशन जो है मेंस में वो हमारा बेसिक गोल रहेगा। प्रिपरेशन जो है वो अप टू द मार्क नहीं था। तो हमने मुंबई सेंटर पे मेंस एग्जामिनेशन वहाँ पे अटेम्प्ट किया। और हमने एक डिसाइड करके गए थे कि जो भी मेंस का अपना पेपर है उसमें फर्स्ट आवर में 100 मार्क्स कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। अगर आप फर्स्ट आवर में 100 मार्क्स कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं तो नेक्स्ट 2 घंटे में आपके पास बस 150 मार्क्स का कंप्लीट करने का बाकी होता है और वो इजी जाता है। तो फर्स्ट आवर में जो लीड लेता है आपके मेंस एग्जाम में उसका पेपर कंप्लीट हो जाता है। ये रहा हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस। तो हम मेंस से वापस आ गए और हमें लगा कि पेपर तो बुरा गया है पर हम सब कंप्लीट करके आए थे पेपर, इसलिए सेटिस्फेक्शन था उस लेवल का। तो जब हम वापस आए और तब कोविड ही चल रहा था तो सब घर पे ही थे। और उसके बाद रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद ऐसे पता चला कि हमारा मतलब हम ओबीसी कैटेगरी से है। तो ओबीसी का कट ऑफ जो है वो 4 मार्क्स से रह गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो ये हमारे लिए सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन था। तो इस मोटिवेशन को अगले अटेम्प्ट में कैरी करके हमने फिर से प्रीलिम्स अटेम्प्ट किया। सेकंड प्रीलिम्स अटेम्प्ट में लकीली स्कोर्स अच्छे आए और अच्छे स्कोर्स की वजह से फॉरेस्ट का प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ और सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ। और ये दोनों प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद पहले हमने सिविल्स का जो है मेंस है उसके लिए फिर से हम, तब कोविड का वेव थोड़ा खत्म हो गया था तो फिर हम पुणे आए। पुणे आने के बाद हमने ज्ञान प्रबोधिनी करके यहाँ पे एक स्टडी सेंटर है, वहाँ पे विवेक कुलकर्णी सर और सविता कुलकर्णी मैम है। वो यूपीएससी एस्पायरेंट्स को गाइड करते हैं। वहाँ पे स्टडी रूम है। फॉर्मल क्लासेस वहाँ पे एक दो बैचेस चलती है पर हमने बैचेस नहीं की थी, हमने डायरेक्टली स्टडी रूम ज्वाइन किया सर को मिलने के बाद। तो वहाँ पे सर ने मेंस के लिए हमें गाइडेंस दे दिया। फिर उसके बाद हमने जो मेंस है वो फिर से फुल फ्लेज अटेम्प्ट किया। वहाँ पे हमने जो आईएएस का क्यूईपी का मॉड्यूल है उस अटेम्प्ट में कंप्लीट किया था। और उससे वैल्यू एडिशन जो है वो क्यूईपी जो मॉड्यूल होता है आईएएस का एम के यादव सर का, उससे सेकेंड अटेम्प्ट में वैल्यू एडिशन किया। तभी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का मेंस भी क्लियर हुआ था। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का मेंस अराउंड नवंबर एंड में था और वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो जनरली ऐसे रहता है कि यूपीएससी का सिविल सर्विस मेंस और यूपीएससी का इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मेंस के बीच में अराउंड 60 डेज का गैप रहता है। पर 2021 के अटेम्प्ट के वक्त अराउंड 40 डेज का ही गैप था। तो फिर सब जो है सोर्सेस वो एक साथ लाना और फिर कंसोलिडेट करना, पढ़ना, रिवाइज करना, इसमें वो 40 दिन सफिशिएंट नहीं थे मुझे। तो मैंने ये सोचा कि ठीक है हम फॉरेस्ट भी अच्छे से कर लेते हैं। जो मेरा दूसरा अटेम्प्ट है वो जो है hello Amrita, I'll discuss the prelims strategy after completing my introduction about the journey, right? Just wait for a few minutes. So हमारा जो मेंस का प्रिपरेशन था इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, तो हमारा फॉरेस्ट्री और जियोलॉजी था। तो फॉरेस्ट्री के लिए मैंने सोर्सेस यूज किए थे हॉर्नबिल के जो नोट्स होते हैं, हॉर्नबिल क्लासेस के नोट्स वो यूज किए थे जो लोकल जेरोक्स सेंटर पे मिल जाते हैं अपने को। और जियोलॉजी के लिए है वो मैंने बेसिकली टॉपर्स के नोट्स ही रेफर किए थे। और उस अटेम्प्ट में जियोलॉजी का प्रिपरेशन इतने अच्छे से नहीं हुआ था पर जो सिविल सर्विस का जीएस का प्रिपरेशन था उसका मुझे हेल्प हुआ है जीके में। और जीके में और इंग्लिश में मुझे अच्छे नंबर आए थे, अराउंड
290 के लगभग दोनों में मिलके मुझे उसमें मार्क्स आए थे। और अगर हम फॉरेस्ट्री की बात करें तो 181 मार्क्स आए थे, और जियोलॉजी में अराउंड 130 मार्क्स आए थे, विच वॉज मच लो। सो प्रॉब्लम ऐसे हुआ कि इसकी वजह से मेरा जो मेंस है फॉरेस्ट सर्विस का, वो भी अराउंड 13-14 मार्क्स से मिस हो गया मेंस का कट ऑफ जो है। और अपना सिविल सर्विस का कट ऑफ भी उस साल मेरा ऐसे ही 7-8 मार्क्स से मिस हो गया था। तो हमने सोचा कि ठीक है, अब इस साल का थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि उस सिविल सर्विस के अटेम्प्ट के वक्त मुझे कोविड भी हुआ था सेकेंड अटेम्प्ट में। तो मैंने थर्ड अटेम्प्ट दिया, थर्ड अटेम्प्ट में फिर से सिविल सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस का जो प्रीलिम्स है वो क्लियर हुआ था मेरा। और सिविल सर्विस के थर्ड अटेम्प्ट में मैंने फिर से सभी टेस्ट सीरीज है पुणे में रह के भी सब अटेम्प्ट किया, पुणे में रह के भी प्रिपरेशन स्टार्ट किया। और उसी समय फॉरेस्ट सर्विस का भी मेंस था, वो उसके लिए अराउंड 60 डेज थे। तो एक फॉरेस्ट सर्विस मेंस का भी मेरे पास एक्सपीरियंस था। उसके बाद सेकंड फॉरेस्ट सर्विस का मेंस था, जो वो नागपुर में अटेम्प्ट करने के लिए गए थे हम। तो फिर जो सेकंड फॉरेस्ट सर्विस का मेंस था उसके लिए जियोलॉजी के लिए जो है, जियोलॉजी के लिए जो प्लेनेट जियोलॉजी के नोट्स है उसको रेफर किया था हमने। और उसका जो रेफरेंस जो है उसकी वजह से अपूर्व दीक्षित सर के जो नोट्स है, जो प्लेनेट जियोलॉजी का वो क्रैश कोर्स लेते हैं और वो खुद भी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में सिलेक्ट हुए, उसकी वजह से जियोलॉजी का एक होलिस्टिक प्रिपरेशन हुआ ऐसा मुझे लगता है। और फॉरेस्ट्री का जो हॉर्नबिल का पहले बिल्डअप हुआ था, उस मतलब 181 मार्क्स से थे, उससे मुझे मेरा ऐसा टारगेट था कि हम एटलीस्ट 200 तो क्रॉस करना चाहिए, तो फाइनल लिस्ट में आ सकते हैं। और सिमिलर वे जियोलॉजी का भी 130 से मुझे अबव 200 लेके जाना था। और जीके और इंग्लिश का जो है उसका कंसिस्टेंसी मेंटेन करना था, उसके उस पे फोकस था मेरा। तो उस अटेम्प्ट में शॉर्ट नोट्स मैंने खुद से बनाए मेंस के, फॉरेस्ट के, फॉरेस्ट्री और जियोलॉजी दोनों के। और जो आंसर का है वो आंसर का मैंने आंसर राइटिंग नहीं किया, क्योंकि 60 डेज थे तो फिर टाइम फ्रेम कम था। उसकी वजह से मैंने जो आंसर का है स्ट्रक्चरिंग ज्यादातर किया, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसका स्ट्रक्चरिंग किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस किया। और इसकी वजह से मेंस का जो रिजल्ट है तब वो अराउंड 23 दिसंबर 2022 को आया था। तो फिर उसके बाद वो मेरा पहला मेंस क्लियर हुआ था। और मेरा जो इंटरव्यू है वो शेड्यूल हुआ था 8 जून को, क्योंकि सिविल सर्विस की वजह से वो एक्सटेंड हुए थे सब। और तब मेरा 8 जून को जो है वो इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू के दिन जो है, मतलब उसके 10 दिन पहले प्रीलिम्स हुआ था 2023 का। तो फिर थोड़ा सा पैनिक मूड में ही थे हम कि बहुत कम टाइम मिला है पर्सनालिटी टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए। और इंटरव्यू का मेरा फीलिंग ऐसे था कि मुझे सॉर्ट ऑफ हार्ड गया है, क्योंकि वो जो है, मुझे लगा कि नागराज मैम मैम का बोर्ड था, तो फिर ज्यादातर ग्रिलिंग हुआ है ऐसा लगा मुझे, क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा हुआ था। तो उसके लिए मेरा ऐसा फीलिंग था कि अपने को मैक्सिमम मार्क्स कितने मिलेंगे इंटरव्यू, तो 170 180 तक चल सकते हैं। पर लकीली हुआ ऐसे कि जब यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आने वाला था, अराउंड जुलाई में आने वाला था, तो वो ऐसे था कि दूसरे दिन ईपीएफओ का भी एग्जाम था, यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम। तो एक दिन पहले मैं घर पे ही था, तो फिर घर से मैं पुणे आने वाला था, पुणे में सेंटर था मेरा। तो फिर जब मैं पुणे आने वाला था, उस टाइम पे हुआ ऐसे कि 11-12 बजे मैं निकलने वाला था, और 11 बजे दोस्त का कॉल आया, लोकेश पाटिल जो है वो मेरा जूनियर है और अभी सर्विसेज में भी है, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। तो उन्होंने बताया कि अ, तुम्हारा हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैंने बोला कि आज तो सैटरडे है भाई, आज कैसे रिजल्ट तो नहीं आ सकता। तो बोला कि नहीं नहीं, रिजल्ट आ गया है। फिर मैंने बोला कि रैंक कितना है बताओ, तो फिर बोला कुछ 13-14 रैंक है। तो मैं बोला कि रुको मुझे पहले देखने दो। तो फिर मैंने पीडीएफ खोल के देखा, और तब मेरा रैंक ऑल इंडिया रैंक 13 दिखा मुझे फाइनल क्वेश्चन नाम के सामने। और इट वॉज अ सरियल एक्सपीरियंस। तब मैं घर पे बताया, और फिर पुणे जाने का प्लान भी कैंसिल हुआ।
उस टाइम पे। तो ये मेरा टोटल यूपीएससी का जर्नी था फ्रॉम 2019 टू 2023। सो इसमें बेसिकली जो जर्नी है उसमें क्रेडिट्स अगर बताया जाए तो थ्री ग्रुप ऑफ पीपल को बेसिकली क्रेडिट्स मिलता है। फर्स्टली जो है आपकी फैमिली जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है इस पूरे प्रोसेस में। तो मेरे जो फैमिली मेंबर्स है, मेरे पेरेंट्स, मम्मी पापा, अंकल, आंट, मेरे जो भाई है पार्थ उनका नाम है, मेरी दीदी है, मेरे एक और एक कजिन भाई है, अजिंक्य करके, वो भी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन थ्रू डेप्यूटी सीईओ पोस्ट पे है महाराष्ट्र में। तो वो जो है वो मेरा बैकबोन था पूरे प्रिपरेशन में। उन्होंने पूरा सपोर्ट किया उस प्रिपरेशन में। वो चाहे आपका मटेरियल सपोर्ट हो या मेंटल सपोर्ट हो, और वो जो प्रिपरेशन में सपोर्ट है वो फैमिली से आना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि आप उस पर रिलाई कर सकते हैं। सेकेंडली जो फ्रेंड्स है, तो जो मेरा फ्रेंड सर्कल था वो बेसिकली जो कॉलेज वाले फ्रेंड्स रहते हैं, वो जो फ्रेंड सर्कल था वो अभी भी है, और वो आगे भी चलते रहेगा। वो कॉलेज के दोस्त और रूममेट जो है वो वो भी पूरे जर्नी में एक साथ थे। और उसके बाद जो आपके प्रिपरेशन में फ्रेंड्स बनते हैं, प्रिपरेशन में आपके जो दोस्त बनते हैं वो भी इम्पोर्टेंट रहते हैं, क्योंकि आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो। आप हर एग्जाम में, प्रीलिम्स हो या मेंस हो या पर्सनली टेस्ट का प्रिपरेशन हो, उसमें आप एक साथ ही रहते हैं, और एक साथ रहते वक्त जो आपका सपोर्ट है वो ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं। और उसकी वजह से आपके जो प्रिपरेशन में जो दोस्त बनते हैं वो भी आपको लाइफ लॉन्ग सपोर्ट करते हैं, और आप अगर सर्विस में भी जाएंगे तब भी वो आपके साथ रहते हैं। जैसे कि मेरे भी अभी दो दोस्त सर्विसेज में हैं। एक आशीष पाटिल करके है, जो वो भी मेरे कॉलेज का जूनियर है, वो इंडियन पुलिस सर्विस में है। और एक दोस्त प्रतीक फाल्के करके है, वो सीएपीएफ थ्रू उनका सीआरपीएफ में सिलेक्शन हुआ यूपीएससी का, असिस्टेंट कमांडेंट इस पोस्ट पे। तो ये जो दोस्त है वो लाइफ लॉन्ग रहते हैं, तो इनका भी सपोर्ट रहा। थर्डली जो टीचर्स है, टीचर्स आपको इम्पोर्टेंट रहते हैं। फर्स्टली आपको तो गाइडेंस करते हैं टोटली प्रिपरेशन में। उसमें से वाजीराम के कुछ बहुत अच्छे टीचर्स जो है वो पढ़ाने के लिए थे हमें। विभास सर आप सब जानते होंगे, वो इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। उनका जो टीचिंग स्टाइल है बहुत अच्छा रहा। ज्योग्राफी के शिवारपीठ सर रहे। ये ऐसे जो टीचर्स रहते हैं उनकी वजह से आपका जो प्रिपरेशन है वो अलग लेवल पे चला जाता है। सेकेंडली मेरा जो मेंस का प्रिपरेशन था उसमें बहुत सारा गाइडेंस कुलकर्णी सर, जो विवेक कुलकर्णी सर है ज्ञान प्रबोधन के, और सविता कुलकर्णी, उनको हम ताई कहते हैं, वो जो है ज्ञान प्रबोधन के पुणे के। तो उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। और थर्डली जो अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन रहता है, या पर्सनैलिटी टेस्ट का प्रिपरेशन रहता है, उसमें दो लोगों को ज्यादातर क्रेडिट दूंगा मैं। फर्स्टली जो पीडी चौहान सर है, यूनिक एकेडमी के पुणे के। और सेकेंडली महेश भागवत सर जो है, महेश भागवत सर आईपीएस है, और वो पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। तो इनको मैं अपना सिलेक्शन में क्रेडिट दूंगा। तो हम आते हैं प्रीलिम्स पे। जस्ट मिनट, आई हैव सम वाटर। जो तो हेलो अमृता कुमारी, आपका डाउट था कि प्रीलिम्स प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो कमिंग टू प्रीलिम्स स्ट्रेटजी, स्टार्टिंग फ्रॉम सिलेबस, हम सिलेबस से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली सिलेबस को हम हिस्ट्री में अगर देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री और एंशियंट मिडियल को एक साथ हम देख सकते हैं, और उसके साथ आर्ट एंड कल्चर भी एम्बेड हो जाता है। सेकेंडली ज्योग्राफी, थर्डली जो पॉलिटी है, फोर्थली पॉलिटी के बाद इस अभी अभी आईआर के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीलिम्स में। नेक्स्टली साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर एनवायरनमेंट का प्रिपरेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। और एनवायरनमेंट के बाद
जो है मैपिंग का अलग से पार्ट जो है वो भी इम्पोर्टेंट रहता है। और जो अपना सेकंड पेपर है सीसैट का, उसमें भी अभी देखा जाए तो वो भी हार्ड होते जा रहा है। तो मेरा जो प्रीलिम्स का स्ट्रेटेजी था, तो पहले तो एक याद रखना चाहिए कि हमने जो है प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के वक्त जो सोर्सेज जो है वो फाइनल करने चाहिए। सो यू हैव टू फिक्स द सोर्सेज। इट शुड नॉट बी मोर देन वन और टू सोर्सेज फॉर एनी वन सब्जेक्ट। तो मेरे जो सोर्स की लिस्ट है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो जो जीएस है उसमें, जो जीएस है, हेलो रविंद्र, मैं आपके आंसर राइटिंग के अप्रोच, पहले मैं आपको जो है प्रीलिम्स का मेरा जो मेथड था, पूरा स्ट्रेटेजी था, वो पहले बता देता हूँ। ठीक है। तो आपका जो प्रीलिम्स का स्ट्रेटेजी है उसमें सबसे पहले तो आपका, अगर हिस्ट्री का देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो सबसे फेमस सोर्स है, हमें सबको पता है, जो है स्पेक्ट्रम, वो मैंने यूज किया था। स्पेक्ट्रम का बुक थरोली पढ़ना चाहिए। फिर जो सेकंड अपना टॉपिक है, जो है एंशियंट मिडिवल। एंशियंट मिडिवल में कैसे है कि उसमें अगर आप दो सोर्स भी करेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि उसका बहुत डाइवर्स तरीके से आंसर क्वेश्चंस बनते हैं उसमें। तो फिर उसकी वजह से आपका जो एंशियंट मिडिवल का जो पार्ट है उसके लिए अगर आप थीम्स पढ़ेंगे, जो थीम्स के एनसीईआरटीज है, वो पढ़ना बहुत जरूरी है, न्यू एनसीईआरटीज। सेकेंडली, आपको चॉइस होता है कि आप तमिलनाडु बोर्ड्स के रेफर करें या आप एंशियंट मिडिवल के जो ओल्ड एनसीईआरटीज है वो रेफर करेंगे। तो मैंने तो तमिलनाडु बोर्ड के रेफर किए थे एंशियंट मिडिवल के लिए। और उसके साथ साथ जो आर्ट एंड कल्चर है उसके लिए आर्ट एंड कल्चर का जो 11th एनसीईआरटी है, और नितिन सिंघानिया सर का जो बुक है वो भी रेफर किया था। फिर एंशियंट मिडिवल और आर्ट एंड कल्चर होने के बाद जो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी जो है 11th एनसीईआरटी, फिजिकल ज्योग्राफी वाला, और सेकंड जो है ह्यूमन ज्योग्राफी वाला, वो रेफर किया था। उसके साथ साथ वाजीराम एंड रवि के जो है वो नोट्स, स्पेसिफिकली मनोचा सर और शिवार्पित सर के, वो रेफर किए थे। उसके बाद हम अगर पॉलिटी पे आएंगे तो लक्ष्मीकांत, ये मेरा बेसिक सोर्स था, सभी का ऑलमोस्ट वही रहता है। अ, उसके बाद हम इकोनॉमिक्स पे आएंगे तो इकोनॉमिक्स का मेरा प्रिपरेशन जो है वो वाजीराम के नोट्स से ही हुआ था। जो स्टैटिक वाला पोर्शन है वाजीराम के नोट्स से हुआ था। फिर उसके बाद साइंस टेक का जो प्रिपरेशन वो भी वाजीराम एंड रवि के नोट्स से ही हुआ था। उसमें राहुल सर के नोट्स है स्पेसिफिकली। उसके बाद अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाद एनवायरनमेंट का जो प्रिपरेशन है वो मैंने शंकर आईएएस की जो बुक है उससे किया था। पर अगर आप रेफर करना चाहते हैं तो पीएमएफ आईएएस का भी बुक अच्छा है उसके लिए, एनवायरनमेंट के लिए। फिर एनवायरनमेंट होने के बाद आपका जो मैपिंग का है, मैपिंग के क्वेश्चंस आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। So if you want to refer to mapping, I would recommend a YouTube channel named as Knowledge Mantra. So he has a separate mapping series. So उसके नोट्स जो है वो आपने अगर बनाए तो वो अच्छी तरीके से आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो आपका मैपिंग का पोर्शन है। उसके साथ साथ अगर करंट अफेयर्स का देखा जाए तो करंट अफेयर्स में बेसिकली आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो दो चीजें होती है। पहले तो आपका मंथली मैगजीन जो है, या अगर आप पीटी रेफर करते हैं तो मैंने तो विजन का मटेरियल ही हमेशा रेफर किया था। उसके साथ साथ जो न्यूज़पेपर है वो मैं इंडियन एक्सप्रेस रेफर करता हूँ, और वो डेली पढ़ता हूँ। उसके नोट्स अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। वो बस आपके अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए, और आपका जो कॉम्प्रिहेंशन है वो इम्प्रूव करने के लिए आपका न्यूज़पेपर रीडिंग इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। तो ये मेरा बेसिक सोर्स था। और सीसैट के लिए तो मेरा ऐसे अप्रोच था कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दो या तीन पेपर सॉल्व करता था पहले, और फिर वो दो या तीन बार अगर आपके पेपर सॉल्व, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया और उस पे अगर कंसिस्टेंटली मुझे अगर 100+ मार्क्स आ रहे हैं तो फिर मैं ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करता था। बेसिक एक आपका फॉर्मूला शीट जो है वो देख के जाता था एग्जाम से पहले, और फिर उससे
मेरा सीसैट का सॉर्ट होता था, पर अभी के एस्पायरेंट्स के लिए मेरा ये कहना रहेगा कि सीसैट का भी प्रिपरेशन अभी सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा है कि सीसैट भी अब अभी बहुत हार्ड हो रहा है. सीसैट इज गेनिंग ट्रैक्शन इन यूपीएससी, एंड फॉर दैट यू नीड टू बेसिकली फाइंड द इजी क्वेश्चंस, और इजी क्वेश्चंस फाइंड के लिए करने के लिए प्रैक्टिस भी उतना ही होना चाहिए. तो फिर आप जो है वो आपको सीसैट का प्रिपरेशन करना है, तो जो आपके जो फेमस क्लासेस है, जो भी है, विजन है, फोरम है, उनके जो टेस्ट सीरीज है वो भी अटेम्प्ट करने जरूरी है, और वो टाइम लगा के अटेम्प्ट करने जरूरी है अलॉन्ग विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. और जितना आप इंग्लिश को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, जो कॉम्प्रिहेंशन है उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, उसके साथ साथ मैथ्स को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए. और जब तक आपका दोनों सेक्शंस में जो है, इंग्लिश और क्वांट रीजनिंग, दोनों में अगर आपका एक्सेलेंस नहीं रहेगा, तब तक आपका जो है वो सीसैट क्लियर करना हार्ड जाएगा आपको. ठीक है. तो ये रहे मेरे बेसिक प्रीलिम्स के सोर्सेस. अगर और ये जो प्रीलिम्स के सोर्सेस है, उनका स्ट्रेटेजी ऐसे रहा मेरा कि फर्स्टली मैं अराउंड 100 to 120 डेज का प्रीलिम्स का प्रिपरेशन रखता था, और फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मैंने अराउंड 100 120 डेज का प्रीलिम्स का प्रिपरेशन के लिए टाइम रखा था. उसमें मेरा ऐसा प्लान था कि मिनिमम 3 रिविजन्स होने चाहिए, मिनिमम 3 रिविजन्स और मैक्सिमम 4. तो अगर आपका जो फर्स्ट रीडिंग है आपके जो 120 डेज के प्लान में, वो अराउंड 35 to 40 डेज तक अगर हो गया कंप्लीट, तो फिर इट्स वेल एंड गुड. फिर जो आपके बचते हैं 120 डेज में से 80 डेज, सो 80 डेज में से फिर से अगर आप 30 डेज दे देंगे सेकेंड रिवीजन के लिए, तो फिर आपके बचते हैं 50 डेज, और 50 डेज के बाद फिर से थर्ड रीडिंग के लिए आप अगर और 30 दिन दे देंगे, तो भी आपके 20 डेज बचते हैं. 20 डेज में और एक रिवीजन हो सकता है, फास्ट जो है वो कर सकते हैं हम रिवीजन. और वो रिवीजन जो है उसमें बस जो इम्पोर्टेंट चीजें है, जो फैक्चुअल चीजें है, जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वही कवर करना ज्यादा जरूरी है. ये रहा रिवीजन का. और उसके साथ साथ आपको करना है टेस्ट पेपर्स भी अटेम्प्ट करना है. तो मेरा ऐसा शेड्यूल होता था कि मैं अराउंड एवरी 2 3 डेज के बाद प्रीलिम्स का जो है वो टेस्ट अटेम्प्ट करता था. जनरली मैंने विजन और फोरम के जो है टेस्ट फुल लेंथ और सेक्शनल दोनों अटेम्प्ट किए थे. अराउंड फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मैंने 40 to 45 टेस्ट अटेम्प्ट किए थे, ओवरऑल सेक्शनल और फुल लेंथ जो है पकड़ के. और उस अटेम्प्ट में मेरा पहला सेक्शनल पे फोकस था, और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आया और मेरा एक रिवीजन खत्म हुआ था, तब मैंने शिफ्ट किया था फुल लेंथ टेस्ट पे. तो आप सभी को जो पता है अपना बेसिक स्ट्रेटजी प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए 3 राउंड्स इंपॉर्टेंट है. सो यू हैव टू सॉल्व द पेपर इन 3 राउंड्स. फर्स्ट राउंड शुड बी अबाउट द questions you are sure about. Second round should be about the questions uh, where you are at 50-50 level of answer. मतलब आपको दो ऑप्शंस पे कंफ्यूजन है, बाकी दो एलिमिनेट कर चुके हैं. और जो थर्ड राउंड होता है उसमें प्योर इंट्यूशन बेस्ड जो है वो वैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं. तो मेरा अटेम्प्ट जनरली 90 एंड अबव 90 रहा है. और अबव 90 रहता है मेरा अटेम्प्ट. उसकी वजह एक है कि मेरा जो क्वेश्चंस रॉन्ग होने का जो परसेंट है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है. तो मेरे अराउंड अगर मैंने 90 अटेम्प्ट किए, तो मेरा अराउंड अराउंड 60 to 65 क्वेश्चंस करेक्ट आते हैं, और बाकी जो होते हैं क्वेश्चंस अराउंड 25 to 30 वो गलत हो जाते हैं. इसकी वजह से मेरा अटेम्प्ट 90 प्लस रहा है हमेशा, और 90 प्लस अटेम्प्ट रहा है. उसी की वजह से मैं अच्छा गेस वर्क कर सकता हूँ, और उसी अच्छे गेस वर्क की वजह से मेरा फॉरेस्ट का भी प्रीलिम्स 2 बार क्लियर हुआ. तो ये रहा बेसिकली आपका प्रीलिम्स का प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी. सो इज इट क्लियर अमृता कुमारी जी? Nextly moving to mains. So firstly I will talk about the mains essay paper. So during the essay preparation, firstly you need to understand the topic. That is the most important thing. So essay के preparation जो है आपको topic
समझना बहुत जरूरी है। टॉपिक समझने के बाद ही आप उसका मीनिंग कॉम्प्रिहेंड करके कुछ ना कुछ आप उस पे अच्छा राइटिंग कर सकते हैं। फिर अच्छा मतलब आपको करेक्ट मीनिंग अगर कॉम्प्रिहेंड करना है किसी भी टॉपिक का, तो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें है कि आपको जो भी आपका लैंग्वेज है, इंग्लिश रहेगा तो फिर वो जानना जरूरी है। इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है रखने के लिए आपका रीडिंग जो है, ओवरऑल रीडिंग वो अच्छा होना चाहिए। अगर 2019 के पहले के आप मेंस के पेपर देखेंगे तो ऐसे का पेपर कंपेरेटिवली कम फिलोसॉफिकल रहता था। आपको जीएस रिलेटेड टॉपिक्स भी ज्यादातर आ जाते थे, जैसे कि वुमेन रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड। पर अब आप देखेंगे मेंस के एग्जाम में तो फिलोसॉफिकल टॉपिक ज्यादा बढ़ गए। इसकी वजह से आपको जो है रीडिंग ओवरऑल वो आपका रहना चाहिए। जैसे कि अच्छे अच्छे बुक्स जो है वो टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, वो आपने पढ़ने चाहिए। तो ऐसे बुक्स जो है वो प्रिपेयर पढ़ने के बाद आप उससे कुछ समरी लिखेंगे, उससे कुछ एनेक्डोट्स निकालेंगे, उससे कुछ कोट्स निकालेंगे, वो आपको ऐसे में इंक्लूड करने के लिए आसान जाते हैं, और उससे आपका ऐसे का स्कोर बढ़ता है। उसके साथ साथ ऐसे का प्रिपरेशन में मैंने देखा कि आपका ऐसे राइटिंग भी अच्छा होना चाहिए। आपके पास बस कंटेंट होके ज्यादा फायदा नहीं है, आप क्योंकि आपका फ्लो अगर नहीं है, अच्छा नहीं है, तो फिर आपके अच्छे स्कोर्स नहीं आते हैं। कमिंग टू जीएस वन सोर्सेज, तो जो मेंस का जीएस है टोटली उसको जो बेसिक सोर्सेस है वो मेरे प्रीलिम्स के जो होते हैं वो छोड़ के, वो तो रहे थे मेरे सोर्सेज जीएस के। जो प्रीलिम्स के सोर्सेज वो मेंस के लिए भी मैंने सिमिलर वे यूज किए थे। पर अगर जीएस वन में देखा जाए, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम ही यूज किया था। आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट है उसके लिए नितिन सिंघानिया सर का जो बुक है वही यूज किया था, उसके ही नोट्स यूज किए थे। पर जो सोसाइटी का पार्ट है जो प्रीलिम्स में नहीं आता, उसके लिए मैंने वाजीराम सॉरी विजन के जो वैल्यू एडेड मटेरियल है, वीएएम से कहते हैं, वो वैल्यू एडेड मटेरियल के नोट्स निकाले थे। नेक्स्ट डे आपका जो जीएस टू है, जीएस टू का जो आईआर वाला पार्ट है, मेरा पीएसआर ऑप्शनल था तो फिर उसके नोट्स ज्यादातर कॉमन हो जाते थे। पर वो करंट अफेयर से रिलेटेड रहता है तो फिर मैं उसके लिए मेंस 365 जो विजन का आता है वो रेफर करता था। और जो पॉलिटी वाला पार्ट है, पॉलिटी के लिए अलग नोट्स बनाए थे हर एक टॉपिक के लिए हमने, तो फिर वही यूज किए थे। और गवर्नेंस जो है, गवर्नेंस वाला पार्ट जीएस टू में, उसके लिए बेसिकली वैल्यू एडेड मटेरियल जो विजन का है वही यूज किया था। और रहा आपका जीएस थ्री वाला पार्ट, तो जीएस थ्री वाला पार्ट इज मोर करंट रिलेटेड। तो उसमें से जो स्टैटिक वाला पार्ट है, इकोनॉमिक्स वाला रहेगा, एनवायरमेंट वाला रहेगा, उसके लिए जो प्रीलिम्स के सोर्सेज थे वाजीराम के या शंकर आईएएस का बुक था वही यूज किए थे। पर जो करंट वाला पार्ट है उसके लिए मेंस 365 और उसके साथ साथ क्यूईपी का जो मॉड्यूल है उसके नोट्स हमने रेफर किए थे। रही बात जीएस फोर की, सॉरी जीएस थ्री में बेसिकली अपना ये भी बच गया, इंटरनल सिक्योरिटी भी बच गया और डिजास्टर मैनेजमेंट भी बच गया, तो उसके लिए भी मेंस 365 और क्यूईपी के जो मॉड्यूल्स है वही यूज किए थे। और जीएस फोर का अगर हम बात करेंगे तो मैंने मुदित जैन सर की जो बुक है वो रेफर की थी। और उसके साथ साथ जो टॉपर्स पेपर है उससे अच्छे कोट्स जो है, अच्छे एग्जाम्पल्स है, वो डिराइव करके मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड किए थे। और वही नोट्स मैं अभी भी रेफर करता हूँ और अभी भी यूज करता हूँ। ये रहा टोटल जीएस का और एसए का। उसके बाद हम अगर ऑप्शनल का डिस्कस करेंगे तो पीएसआर में पेपर वन में है जो है, पेपर वन और टू में दोनों में मेरा बेसिक मटेरियल जो है वो शुभ्रा मैम के नोट्स थे। और शुभ्रा मैम के नोट्स में बहुत ज्यादा वैल्यूएशन हुआ है आज तक मेरा। तो प्राइमरीली वैल्यूएशन देखा जाए तो तृप्ति धोड़मी से मैम के जो है वो नोट्स है, वो ऑल इंडिया रैंक 13 या 14 थी यूपीएससी सीएससी में, और वो आईएएस है अभी। तो उनके जो पीएसआर के नोट्स है उससे वैल्यू एडिशन किया था। और अभी 2022 के अटेम्प्ट के वक्त मैंने यूनिक एकेडमी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर्स वाला बुक है उसमें से जो है आपका 2022 में वो उसपे से वैल्यू एडिशन किया था। तो ये मेरा मटेरियल जो है मेंस का, यूपीएससी सीएससी का मटेरियल ऐसा रहा है।
और उसके साथ साथ मैंने जो है फर्स्ट अटेम्प्ट से मैं फोरम आईएएस के जो टेस्ट है, एमजीपी सीरीज जो है उनका प्रीलिम्स के बाद शुरू होता है, वो वाले टेस्ट अटेम्प्ट करता हूँ मैं एमजीपी के। और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लिखते हैं हम इधर, और यहाँ ग्रुप स्टडी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो मॉडल आंसर है वो भी डिस्कस करते हैं। उसके साथ जो अपना पीएसआर है, मतलब ऑप्शनल है, ऑप्शनल के लिए मैं शुभ्रा मैम का जो है टेस्ट सीरीज और उनका क्रैश कोर्स रहता है प्रीलिम्स के बाद, वो रेफर करता हूँ हमेशा। और उसके साथ साथ यूनिक एकेडमी जो है पुणे में, उनका भी अच्छा मॉड्यूल रहता है टेस्ट सीरीज का। वहाँ पे तुकाराम जाधव सर का आंसर राइटिंग स्टाइल बहुत यूनिक है, और उनका जो है बुक्स भी बहुत अच्छे हैं, उनके मॉडल आंसर भी बहुत अच्छे हैं, वो भी रेफर करता हूँ मैं ऑप्शनल के लिए। अगर फॉरेस्ट सर्विस का देखा जाए तो फॉरेस्ट सर्विस के लिए तो मैंने सोर्सेज बता दिए। जो आपका इंग्लिश है उसके लिए अरिहंत का एक व्हाइट कलर का बुक आता है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश करके, तो वो भी यूज कर सकते हैं आप। और उसके साथ साथ इंग्लिश के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है वो सॉल्व करके देखना बहुत जरूरी है। इंग्लिश के पेपर के लिए बेसिक प्रॉब्लम बच्चों को ये आता है कि अ, उनका पेपर टाइम में कंप्लीट नहीं होता। तो फिर अगर आपका प्रैक्टिस पेपर रहेगा पहले ही, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे तो फिर आपको आसान जाता है। उसके अगर आप उसके बाद अगर जीके का देखेंगे, जीके इज सिमिलर टू जीएस, इट्स सिमिलर टू कॉम्बिनेशन ऑफ जीएस 1, 2 and 3। So you have to firstly see the previous year papers. You have to analyze the previous year papers, find the weightage of each topic, each subject। और उसके बाद जो सोर्सेस है वो ज्यादा बदलने की जरूरत नहीं है, बस जो टॉपिक्स रिपीटेडली आ रहे हैं उसके लिए आप जो सोर्सेस यूज करते हैं वही सोर्सेस आप फॉरेस्ट सर्विस के मेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप जो फॉरेस्ट सर्विस का फॉरेस्ट्री का टॉपिक है, फॉरेस्ट्री का सब्जेक्ट है, उसके लिए मैंने हॉर्नबिल के ही नोट्स रेफर किए थे और वही मेरा बेसिक सोर्स रहा है। और उसके साथ साथ कुछ कुछ टॉपर्स के जो है यू टेलीग्राम चैनल से, जैसे कि अपूर्व दीक्षित सर का चैनल है, श्रेयस श्रीवास्तव सर का चैनल है, वो भी हमेशा रेफर करते रहेंगे, तो उससे भी अपडेटेड मटेरियल आपको हमेशा मिलते रहेगा। रही बात जियोलॉजी की, तो प्लेनेट जियोलॉजी करके एक जो कोचिंग है वो अच्छा है, और उसकी वजह से उनके जो अपूर्व दीक्षित सर के नोट्स थे प्लेनेट जियोलॉजी के, वही रेफर किए थे मैंने, और उसी से जियोलॉजी का प्रिपरेशन किया था। उससे मैंने माइक्रो नोट्स भी निकाले थे। माइक्रो नोट्स जो निकाले थे वही माइक्रो नोट्स मेरा लास्ट प्रिपरेशन जो है, 1-2 दिन पहले जो एग्जाम पे होता है, वही प्रिपरेशन उसी नोट्स से हुआ था। और उसमें नेमोनिक्स का यूज बहुत ज्यादा तरीके से मैंने किया था। तो मेरा जो फॉरेस्ट का मेंस का स्कोर था वो था 727। और जो पर्सनैलिटी टेस्ट जो थी, मुझे लगा था हार्ड हुआ है मेरा, थोड़ा सा ज्यादा ग्रिल किया है मैम ने मुझे। तो पर्सनैलिटी टेस्ट में मुझे लगा था 170-180 आ जाएगा, पर पता नहीं, मुझे ऐसे बाद में जब आप अ, बाद में एनालाइज करते हो आपका टोटल इंटरव्यू एक्सपीरियंस मार्क्स आने के बाद, तो मुझे लगा कि जो इंटीग्रिटी है वो अगर आपकी दिखती है आपके पर्सनैलिटी में, आपके बोलने में, तो आपको एक एज मिलता है। आप ग्रिल, अगर आपको ग्रिल भी करेंगे और आप अपना कूल मेंटेन रखेंगे उस इंटरव्यू के वक्त, तो फिर अच्छे नंबर आ जाते हैं। उसी वजह से मुझे अराउंड 200 नंबर आए थे, 200 मार्क्स आए थे, तो मेरा टोटल 927 था, और ऑल इंडिया रैंक 30 मिला मुझे। तो ये रहा फॉरेस्ट सर्विस का बुक लिस्ट और टोटल प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी। तो रही बात आंसर राइटिंग, तो आंसर राइटिंग का भी मैंने बता दिया, और रविंद्र जी को भी कुछ डाउट था आंसर राइटिंग के बारे में, तो वो भी मैंने शायद क्लियर किया होगा कि जो सीएससी का आंसर राइटिंग है वो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादातर किए। और सेकेंडली जो फोरम का एमजीपी सीरीज है वो मैंने ज्वाइन किया था। आंसर राइटिंग का जो है वो, उसमें बहुत ज्यादातर लोगों को डाउट रहता है कि अगर आंसर राइटिंग करेंगे तो फिर उसके बाद उसमें जो मल्टी डायमेंशनलिटी जो है वो कैसे ला सकते हैं। ठीक है, मल्टी डायमेंशनलिटी जो है
आपके आंसर्स में, वो बेसिकली इससे आ जाती है कि आपके पास हर क्वेश्चन के लिए, हर टाइप के क्वेश्चन के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फ्रेमवर्क रेडी रहना चाहिए। मतलब अगर आप क्यूईपी मॉड्यूल करेंगे तब सर फेमसली बताते हैं, नहीं तो टॉपर्स भी बताते हैं कि पेस्टल अप्रोच से जाना चाहिए, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, इंटरनेशनल, एक्सेट्रा। ये जो डायमेंशन है वो हर आंसर में कवर होने चाहिए। तो इस मेथड से एक टाइप ऑफ मल्टी डायमेंशनलिटी आ जाती है। ये हो गया आपका सिलेबस वाइज मल्टी डायमेंशनलिटी। और एक तरीका होता है टाइमलाइन वाइज मल्टी डायमेंशनलिटी। स्पेसिफिकली अगर आप हिस्ट्री के जो टॉपिक्स है, हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है, या आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चंस है, उसमें आप अगर टाइमलाइन वाइज आपके आंसर्स आ जाएंगे तो फिर आपके पॉइंट्स जनरेशन भी अच्छा हो जाता है और मल्टी डायमेंशनलिटी भी आ जाती है। वैसे ही अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस के जो जीएस2 में क्वेश्चन आते हैं, अगर उसकी बात करेंगे तो फिर उसमें अगर आप जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक, जियो इकोनॉमिक और जियो कल्चरल, इन चार हेड्स के अंडर आपका आंसर स्ट्रक्चर करेंगे तो आपका आंसर ज्यादा मल्टी डायमेंशनल होगा। तो ऐसे जो फ्रेमवर्क्स है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे रविंद्र जी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था कि आपको मोटिवेशन कहाँ से आता है, और पहले भी मुझे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पॉजिटिव अप्रोच है वो प्रिपरेशन में कैसे रखते हैं। तो पॉजिटिव अप्रोच रखने के लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो प्रिपरेशन है वो ज्यादा टीडियस है, और उसपे पेशेंस जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको अच्छा प्रिपरेशन करना है तो उसमें दो चार फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपको पॉजिटिव अप्रोच रखना है और मोटिवेशन रखना है। एक तो पहली चीज, आप खुद के बारे में आपका जो है वो अप्रोच अच्छा रहना चाहिए। फर्स्टली आपको मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा मुझे लगता है। सो इफ यू आर मेडिटेटिंग डेली, दैट बेसिकली keeps you calm. It basically relieves your stress in the tough times. उसके साथ साथ मेडिटेशन करते वक्त आप अगर एक्सरसाइज भी करते रहेंगे, आप एक्सरसाइज अगर कोई रनिंग करता है, कोई जिम में जाता है, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के टाइम पे। सो एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन आर इम्पोर्टेंट फॉर सेल्फ। सेकेंडली, अगर आप आउटर वर्ल्ड में जाएंगे तो आपके दोस्त जो है, आपके फ्रेंड्स, वो इम्पोर्टेंट है। दे आर द बेसिक मोटिवेटिंग फैक्टर। आपका फ्रेंड्स के साथ भी आपका कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका फैमिली कनेक्ट भी अच्छा होना चाहिए। आजकल ऐसी हुआ है कि डिजिटल वर्ल्ड में हमेशा हम कहीं पे खो जाते हैं, सोशल मीडिया पे बिजी रहते हैं। उससे अच्छा अगर पेरेंट्स के साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ अगर आपका ज्यादा अच्छा कनेक्ट रहेगा तो फिर आपका स्ट्रेस जो है वो कम होता है, आपका मोटिवेशन अच्छा रहता है, आप टोटल पॉजिटिव अप्रोच से आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसकी वजह से एक्चुअली मैं कहूँगा कि मेरा जो 4 साल का जो अभी तक का जर्नी है यूपीएससी में, वो अच्छी तरीके से चला, क्योंकि ये जो फैक्टर्स है वो बहुत अच्छे रहे थे मेरे लिए। सो आगे का जो क्वेश्चन है, किसी ने मुझे इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में पूछा है, रविंद्र जी ने पूछा है। तो जो मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था, तो वो बेसिकली मैं पूरा प्रिपरेशन ही बता देता हूँ इंटरव्यू का मेरा। तो इंटरव्यू का प्रिपरेशन ऐसे था कि मेरा इंटरव्यू था 8 जून को, पर जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का रिजल्ट आया था वो था 2022 के दिसंबर में। सो तभी से मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ था। तो मेरा बेसिक अप्रोच इंटरव्यू प्रिपरेशन का ऐसे था कि मैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है उस तरीके से जाना जाना प्रेफर किया, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा था। जो हॉबीज थी मेरी, जो थी गार्डनिंग, और कुछ चीजें ऐसी भी थी कि जैसे कि विजिटिंग नेशनल पार्क जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है आपके इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के प्रिपरेशन में। वो भी मैंने किया था। और वो भी करते टाइम पे हम जब मेंस के लिए गए थे नागपुर को, तब हम ताडोबा नेशनल पार्क जो है, ताडोबा टाइगर रिजर्व, वहाँ पे विजिट करके आए थे। जो दोस्त वहाँ पे हम मेंस के लिए गए थे। उसके बाद महाराष्ट्र में कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे
पन्हाड़ा में फॉरेस्ट डिवीजन है, वहाँ पे हमारे एक सीनियर थे, प्रतीक्षा काळे मैम करके, उन्होंने भी हमें इनवाइट किया था, तब हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए वहाँ पे भी विजिट करके आए थे। वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कैसे वर्किंग होता है, ये सब चीज़ें पढ़ के आए थे। फिर उसके बाद अगर मेरा हॉबीज का अगर हम बात करेंगे, तो हॉबीज में मैंने गाइडेड मेडिटेशन हॉबी था, वो मैं प्रैक्टिस करता ही हूँ। पर उसके साथ साथ मेरा गार्डनिंग का हॉबी था। पर ऐसे हुआ था कि गार्डनिंग हम घर पे करते हैं, पर जब प्रिपरेशन का टाइम होता है तो फिर वो एक्टिवली प्रैक्टिस नहीं करते। तो गार्डनिंग का जो है, मैंने एक वर्कशॉप अटेंड किया था, और यहाँ पे पुणे में जो रूम है मेरा, वहाँ पे भी हमने कुछ पॉट्स लाए थे, वहाँ पे कुछ पौधे लगाए थे, ताकि आप एक्टिवली अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप एक्टिवली इन्वॉल्व रहेंगे, आपने जो डैप में मेंशन किया है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में, उसका एक्सपीरियंस लेते रहेंगे, तो आपका जो इंटरव्यू है उसमें ज्यादा रियलिस्टिक, ज्यादा इंटीग्रल पर्सनैलिटी जो है आपका पोर्ट्रेट होते जाएगा। ऐसे मुझे मेरा एक्सपीरियंस था इंटरव्यू प्रिपरेशन का। तो जो 6 मंथ्स था, वो पूरा इंटरव्यू प्रिपरेशन में मैंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे ज्यादा फोकस किया था। उसके साथ साथ मैंने जो है, जो मैंने बताया था कि पीडी चौहान सर थे, उनके पास मैंने 1-to-1 सेशंस भी अराउंड 4 to 5 शेड्यूल किए थे। तो फिर वो 1-to-1 सेशंस की वजह से हेल्प ऐसे हुआ था कि वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, फर्स्ट पर्सनैलिटी टेस्ट था। तो फ्रॉम स्क्रैच जो है वो प्रिपरेशन उनकी वजह से हुआ, ऐसा मुझे लगता है। और फ्रॉम स्क्रैच प्रिपरेशन तो हुआ, उसके साथ साथ मेरा टोटल, अगर मैंने बताया जाए कि मेरा टोटल 1-to-1 सेशंस और मॉक इंटरव्यूज जो थे, वो दोनों मिलके एट एंड ऑफ माय प्रिपरेशन अराउंड 16 मॉक इंटरव्यूज प्लस 1-to-1 सेशंस मैंने अटेंड किए थे। तो एफर्ट्स में कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए, ऐसा मुझे लगा था। तो फिर वो पहले से स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो किया था इंटरव्यू प्रिपरेशन के वक्त। उसकी तो ये मेरा टोटल इंटरव्यू प्रिपरेशन था। और इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताया जाए तो जनरली इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का अगर इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो है, वो ऐसे कहा जाता है, नहीं तो अगर आप ट्रांसक्रिप्ट भी पढ़ेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि फॉरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं, फॉरेस्ट रिलेटेड फैक्चुअल कंटेंट आपको पूछ सकते हैं। पर मेरा थोड़ा सा नॉन कन्वेंशनल हुआ था इंटरव्यू। नागराज मैम का बोर्ड था, नागराज मैम का फर्स्ट क्वेश्चन ही था कि यू सीम टू बी अ थॉटफुल पर्सन, व्हाट डू यू प्रेफर, थिंकिंग और एक्शन। सो अगर ऐसा नॉन कन्वेंशनल टाइप के अगर आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो फिर आपको बाउंसर लगता है। पर बाउंसर क्वेश्चन भी आ जाएंगे, पर फिर भी आप आपकी इंटीग्रिटी वहाँ पे इंटैक्ट रखेंगे, आपके जो आंसर्स है वो ओरिजिनल रखेंगे, और अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा रहेगा मॉक इंटरव्यूज का, और जो भी आप 1-to-1 सेशन दे रहे होंगे, नहीं तो आपके दोस्तों के साथ जो भी आपका इंटरव्यू प्रैक्टिस सेशंस दे रहे होंगे, वो आपका अच्छी तरीके से रहेगा, तो फिर आपका फाइनल इंटरव्यू में भी वो पोर्ट्रे हो जाता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस। ठीक है। सो इंटरव्यू के बारे में तो मैंने बता दिया। सो इंटरव्यू ड्रेस कोड के बारे में भी लोगों को डाउट होते हैं। सो इंटरव्यू ड्रेस कोड बेसिकली आई वुड प्रेफर कि मैंने बेसिक अपना जो लाइट कलर शर्ट, ब्लैक पैंट था, और ब्लैक कलर का मेरा जो ब्लेजर था वो था, और नेवी ब्लू कलर का जो था टाई पहना था। फॉर्मल शूज आर कंपल्सरी, ब्लैक सॉक्स, ब्लैक कलर का बेल्ट। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है शायद, क्योंकि ये तो बेसिक चीज़ें आपको सभी लोग बता सकते हैं, और मॉक इंटरव्यू में भी कुछ अगर ऑर्डर रहेगा तो वो भी बता देते हैं, आपका क्लीन शेव वगैरह रहना चाहिए वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें। ठीक है। उसके बाद आते हैं सर्विस प्रोफाइल पे। बहुत लोगों को ऐसे डाउट होता है कि अभी रविंद्र जी ने भी पूछा कि वाई आईएफएस सर। सो वाई आईएफएस, सो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछते हैं। तो इंटरव्यू में अगर पूछते हैं तो कुछ लोगों का अलग आंसर होता है। पर अगर आप सर्विस के बारे में देखेंगे, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, सो आई थिंक इट बिकम्स अ नेचुरल चॉइस आफ्टर first 2-3 services which the civil services offer. Firstly, it's an all India service. So all India सर्विस के साथ
जो आपको पर्क्स मिलते हैं, जो आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपको डेवलपमेंटल रोल जो मिलता है, आप जो सिविल सर्विस में आते हो, बेसिक मोटिवेशन ये रहता है कि मुझे डेवलपमेंट करना है, कंट्री के लिए कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ काम करना है। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस प्रोवाइड्स ऑल ऑफ दैट। तो उसकी वजह से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है वो उसका एग्जाम देना प्रेफर किया, और ये सर्विस भी आई वुड कीप इट at third rank after IAS, IPS. I would prefer Indian Forest Service. So ऐसा मेरा मानना है कि इट्स अ गुड सर्विस। सेकेंडली, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आपको डेवलपमेंटल वर्क के साथ साथ जो क्रूशियल चीजें जो आजकल आपको देखने को मिलती है, इंडिया भी एनवायरनमेंट के साइड पे बहुत ज्यादा कंसर्न हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो करंट मिनिस्ट्री है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की, उसके लिए भी उसका रोल भी बहुत चेंज हो रहा है। आजकल आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ते रहेंगे, उसमें भी आपको एनवायरमेंट रिलेटेड न्यूज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है, और वो आपको वहाँ पे जान सकते हैं। आपके प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में भी वो आपको दिखाई देता है। So environment has turned out to be one of the most hot topics in India, and it will gain traction in coming years also. So that was also one of my motivations. And coming from rural area, I come from place called Baramati in Pune district. So basically, I had connect with the nature, and ऐसे कभी लगा नहीं कि यार फॉरेस्ट सर्विस जो है तो वो कुछ अलग है। बस प्रिपरेशन जो है वो बाद में स्टार्ट करते हैं जनरली बच्चे, क्योंकि उसका मेन रीजन होता है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो प्रीलिम्स का कट ऑफ है वो अराउंड 10 to 15 मार्क्स हायर देन सिविल सर्विस एग्जाम रहता है। पर आजकल अगर देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, अगर फॉरेस्ट सर्विस है का प्रीलिम्स क्लियर हो जाए तो फुल टाइम प्रिपरेशन में भी लग जाते हैं। ठीक है। यूपीएससी का मोटिवेशन तो पहले मैंने बता दिया। कुछ लोगों का ये भी डाउट होता है कि खुद के नोट्स बनने चाहिए या दूसरों के पढ़ने चाहिए। मैं कहूँगा कि फर्स्टली, इफ टाइम परमिट्स, इफ यू कैन मेक इजी, सिंपल, अंडरस्टैंडेबल नोट्स, सो यू प्रेफर ओन नोट्स। सबसे ज्यादा प्रेफरेंस जो है वो ओन नोट्स को, या नोट्स मेड बाय योरसेल्फ, उसको ही रहना चाहिए। अगर आप किसी चीज के नोट्स जो है वो आपको अगर ट्रिवियल लगता है बनाना, अगर रेडीमेड बहुत सिंपलिस्टिक वे से आपको मिल रहे हैं, तो फिर आप रेडीमेड नोट्स यूज कर सकते हैं। मैंने भी बहुत सारे टॉपर्स के जो रेडीमेड नोट्स है टेलीग्राम चैनल पे इधर उधर वो रेफर किए थे। जैसे कि प्रीलिम्स के लिए मैंने मंदार पत्ती सर के नोट्स जो है टेलीग्राम से डाउनलोड करके यूज किए थे, स्पेसिफिकली फॉर एनवायरमेंट टॉपिक्स। ठीक है। तो वो नोट्स आपको रेफर करने में कुछ दिक्कत नहीं है। पर अगर आप किसी टॉपर के नोट्स रेफर कर रहे हैं तो रेडीमेड मटेरियल रेफर कर रहे हैं, तो इतना ज्यादा रिवीजन उसका रहना चाहिए, उसमें आपका खुद का वैल्यू एडिशन भी इतना रहना चाहिए कि इट शुड बी एज गुड एज योर ओन नोट्स। ठीक है। सो दिस शुड बी योर अप्रोच while referring to the notes. I referred to the value addition related questions. I told you about the QEP module, from where I did the value addition for GS, and Unique Academy book for value addition of PSR. So there was no major value addition for Indian Forest Service mains because time is also limited, and the sources which I referred to are also vast. So even if you do those sources completely, then also you are good to go for the Indian Forest Service मेंस एग्जाम। ओके। यूपीएससी में एनसीईआरटी कितने इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। न्यू पढ़े या ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े, ये भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के। सो एनसीईआरटी जो है वो इम्पोर्टेंट है, कुछ टॉपिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैं कहूँगा। सो आई थिंक दैट एवरी aspirant should start the preparation for यूपीएससी with एनसीईआरटी only. सो उसका जो है वो, उसका इम्पोर्टेंस ये है कि एनसीईआरटी से आपका जो बेसिक फंडामेंटल से वो क्लियर होते हैं। आपको बेसिक स्टोरी जो है पूरा प्रिपरेशन का वो आपको
इजियर लैंग्वेज में, स्कूल लेवल के या कॉलेज लेवल के लैंग्वेज में पता चल जाती है, क्योंकि जो बाकी के सोर्सेस है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर आप डायरेक्टली लक्ष्मीकांत पढ़ने को जाएंगे हो तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग कम होगा, आपको वो बल्कि लगेगा। वैसे अगर आप स्पेक्ट्रम डायरेक्टली पढ़ने को जाएंगे एनसीईआरटी पढ़े बिना, तो फिर आपको स्पेक्ट्रम में भी बहुत ज्यादा हेवी लगेगा। अराउंड 800 पेजेस का अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, तो उसमें इतना ज्यादा वैल्यू एडेड है स्पेक्ट्रम, तो फिर वो याद भी नहीं रहेगा, आपको बर्डन लगने लगेगा। इसलिए पहले एनसीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। वैसे ही इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी रहेगा, वो भी इजी लैंग्वेज और आसानी से आपको सभी फंडामेंटल्स क्लियर करा देता है। वैसे ही ज्योग्राफी का एनसीईआरटी भी इम्पोर्टेंट है। और मैं तो कहूंगा कि न्यू और ओल्ड ये जो एनसीईआरटी है उसमें से आपका न्यू एनसीईआरटी है वो आजकल इम्पोर्टेंट है। अगर आप 2020 से देखेंगे तो न्यू एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चंस एंशिएंट मिडिवल में आते हैं, एंशिएंट मिडिवल वाले पार्ट में, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। न्यूज़पेपर के इम्पोर्टेंस के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि एक न्यूज़पेपर आपने हमेशा पढ़ना चाहिए, डेली वन न्यूज़पेपर, बी इट द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, जो भी है, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। न्यूज़पेपर कैसे पढ़े ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। सो न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त मेरा ये स्ट्रैटेजी रहा है कि न्यूज़पेपर के नोट्स नहीं निकालता हूँ मैं कभी। न्यूज़पेपर के नोट्स निकालना मुझे ट्रिवियल लगता है, क्योंकि मंथली मैगजीन जो है उसमें बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से अराउंड 100-120 पेजेस में इम्पोर्टेंट न्यूज का एनालाइज करके आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो फिर वो फ्यूटाइल एफर्ट्स लगते हैं मुझे अगर न्यूज़पेपर के नोट्स निकालना है तो बेसिकली प्रीलिम्स के लिए तो न्यूज़पेपर का कुछ नोट्स निकालना इम्पोर्टेंट नहीं, पर वो पढ़ते वक्त सिलेबस ओरिएंटेड जो न्यूज है एडिटोरियल से वो पढ़ना जरूरी है। अगर उसमें से आप कुछ इंपॉर्टेंट कोर्स रहेंगे, इंपॉर्टेंट कमेंट्रीज रहेंगे, इंपॉर्टेंट डेटा रहेंगे, वो मेंस के लिए कुछ उठा सकते हैं, पर वो आपके जो 3 मंथ्स का मेंस प्रिपरेशन है उसमें भी किया तो भी सफिशिएंट हो। ठीक है। रिगार्डिंग द करंट अफेयर मैगजीन आई रेफर टू विजन आईएएस मंथली मैगजीन along with the मेंस 365 मैगजीन which comes after the prelims exam। यूपीएससी में कोचिंग का कितना इम्पोर्टेंस है ये भी क्वेश्चन रहता है। मेरा ऐसा था कि मैं पहले जॉब कर रहा था और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मुझे भी ये क्वेश्चन आया था कि हम कोचिंग ज्वाइन करें या नहीं करें। सो कोचिंग ज्वाइन करें या नहीं करें, इस क्वेश्चन का सिंपलिस्टिक आंसर तो नहीं है, इट्स नॉट यस और नो। बट अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करना है तो अच्छा कोचिंग ज्वाइन करें, जहाँ पे आपको पता है कि किसी सीनियर ने कोचिंग लिया है और उसने बताया कि जो भी फैकल्टी है वो अच्छे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कोचिंग अटेंड नहीं किया तो भी आपका यूपीएससी क्लियर हो जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने कोचिंग नहीं किया फिर भी उनका एग्जाम क्लियर हुआ है, जैसे कि आशीष पाटिल सर रहेंगे, प्रतीक पाटिल सर रहेंगे, जिन्होंने कोचिंग नहीं किया फिर भी उनका एग्जाम क्लियर हुआ है। तो कोचिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट जो अगर आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट रहेगा, फोमो रहेगा, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। इफ यू कैन अफोर्ड फीस which are required for coaching, you can definitely join coaching. There's no problem in that. यूपीएससी में टेस्ट सीरीज कितना इम्पोर्टेंट, टेस्ट सीरीज इज इम्पोर्टेंट फॉर all parts of exam. I'll say for prelims also it's important, for mains also test series is important। आंसर रेटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही अगर आपका पर्सनैलिटी टेस्ट रहेगा, उसके लिए जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो है आपके मॉक इंटरव्यू, वो वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है। जिस फॉर्म में आपका एग्जाम आता है उस फॉर्म में अगर आपका प्रैक्टिस नहीं हुआ तो आपको एग्जाम हार्ड जाता है। प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना, एमसीक्यू सॉल्व करना, टेस्ट सॉल्व करना इम्पोर्टेंट। वैसे ही मेंस के लिए जो आपका मेंस का आंसर राइटिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है, और आपका पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए आपका मॉक इंटरव्यू इम्पोर्टेंट है। बच्चों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि आप डेली कितना घंटे पढ़ाई करते हो। तो जैसे जैसे आपके अटेम्प्ट बढ़ जाते हैं वो पढ़ाई का टाइम भी कम होता है, पर आपका जिस अटेम्प्ट में क्लियर होता है एग्जाम में, तो आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट का मुझे याद है कि अराउंड 5 घंटों का कोचिंग रहता था, और उसके सिवाय मेरा अराउंड 9 to 10 आवर्स का सीटिंग होता था। तो 9-10 आवर्स की सीटिंग में अराउंड 8 आवर्स का तो अच्छा पढ़ाई हो जाता था, ऐसे मुझे लगता है। और फिर कोचिंग जब खत्म हुआ उसके बाद
अराउंड 12, 13, 14 आवर्स। प्रीलिम्स जैसे जैसे पास आता है फिर वो 15 आवर्स तक भी स्ट्रेच हो सकता है। और अपना सिटी और मेंस में भी वैसा ही है कि आपका ऑन एन एवरेज जब आपका एग्जाम पास नहीं होता है तो फिर 7, 8, 9 घंटे का सिटिंग रहना जरूरी है। उसके बाद अगर आपका एग्जाम 1, 2 महीने करीब आया है तो फिर आपका सिटिंग जो है वो इट शुड बी ग्रेटर देन 12, 13 मिनट्स। तो आगे का जो क्वेश्चन है वो है कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। टाइम टेबल एग्जाम के हिसाब के से ही बनाना पड़ेगा। आपका प्रीलिम्स जो है उसके पहले मैंने जो बताया कि 120 डेज का प्लान वैसा बनाना जरूरी है। मेंस के लिए तो अराउंड 190, 100 डेज रहता है, वही इम्पोर्टेंट है। पर मेंस का जो प्रिपरेशन है वो पहले ही स्टार्ट करना पड़ेगा। और आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, आंसर राइटिंग करना पड़ेगा, आपके बेसिक सोर्सेस पढ़ने पड़ेंगे, आपके नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। और जो आपके 90 या 100 डेज है प्रीलिम्स टू मेंस के बीच में, उसमें सिर्फ आपका रिवीजन रहेगा, आंसर राइटिंग रहेगा, वैल्यू एडिशन रहेगा, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट रहेगा, इवेल्युएशन और पेपर एनालिसिस पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से आपका टाइम टेबल बनना चाहिए। यूपीएससी की तैयारी के लिए मीडियम कैसे चूज करें, ये जो आपका जनरल क्वेश्चन होता है। सो मीडियम तो मैं हमेशा महाराष्ट्र के ऑफिसर्स का भी बताता हूँ कि आपका जो मीडियम है वो प्रेफरेबली इंग्लिश रहता है, रहना चाहिए अगर आप कंफर्टेबल है। उसका रीजन ये है कि अगर आप यूपीएससी का रिजल्ट भी देखेंगे तो वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस में आपके कितने ऑफिसर सिलेक्ट होते हैं देखना जरूरी है। उसमें अगर मराठी की बात की जाए तो बहुत कम ऑफिसर्स होते हैं जो मराठी मीडियम में एग्जाम देते हैं और क्लियर होते हैं। हर साल एक या दो स्टूडेंट्स भी अगर क्लियर हो जाएंगे तो भी बड़ी बात होती है। तो अगर इस टाइप ऑफ पासिंग परसेंटेज या इस टाइप ऑफ सक्सेस अगर हम देख सकते हैं तो फिर कितना फिजिबल है हम वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में एग्जाम दे। उससे अच्छा है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जाम दे देंगे। पेपर कंप्लीशन के लिए आसान होता है, सोर्सेस अच्छी तरीके से अवेलेबल होते हैं। थोड़ा एफर्ट्स लगता है स्टार्टिंग में पर इट्स फिजिबल आई थिंक। सो आई वुड से दैट इंग्लिश मीडियम इज बेस्ट फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। यूपीएससी की तैयारी ऑनलाइन करनी चाहिए ऑफलाइन, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट लेवल। तो आपके कंफर्ट पे वो सब डिपेंड है। मैथ्स समझ में नहीं आते क्या करें, मैथ कैसे याद करें, ऐसा भी एक क्वेश्चन है। सो मैथ्स के लिए मैंने जो नॉलेज मंत्रा का यूट्यूब चैनल बताया वो आप रेफर कर सकते हैं। उसके साथ बाकी सोर्सेस भी अवेलेबल होते हैं आजकल मैपिंग का। तो एक कोई तो सोर्स पकड़ने का, उसके नोट्स बनाने के और उसका 3 या 4 बार रिवीजन करके आपके क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। प्लान बी क्या रखना चाहिए। प्लान बी तो मेरा ये था कि यूपीएससी अगर क्लियर नहीं हो जाता तो फिर मैं बैंकिंग के एग्जाम देने वाला था। और उसमें स्पेसिफिकली आरबीआई, नाबार्ड से भी एक्सेट्रा जो एग्जाम्स है वो फोकस करने वाला था। अगर वो भी नहीं हुआ तो फिर मेरा ये प्लान था कि मैं फिर से अपने इंजीनियरिंग सेक्टर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के फिर से ज्वाइन कर लेता। ठीक है। तो आपका प्लान भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो फिर आप प्लान भी दे सकते हैं, अच्छी तरीके से आपको जॉब भी लग सकती है। अगर कोई ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से है तो एमबीए का एक ऑप्शन है। और भी एग्जाम्स रहते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज जैसे इंस्टीट्यूट ऑफर करते हैं। आप और बहुत सारे ऑप्शंस आपको अभी अवेलेबल हो गए। स्टेट सर्विस का भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस पे आते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे है आप सभी ने, तो स्टार्टिंग फ्रॉम रविंद्र टोंगे, ही हैज आस्क्ड मोटिवेटेड कैसे रहे। तो मैंने बताया कि आपके फैमिली, फ्रेंड्स और टीचर्स जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके मोटिवेशन मेंटेन रखने के लिए। ये जो 3 स्टेक होल्डर्स है आपके मोटिवेशन में, उनका रिलेशन आपसे अच्छा रहेगा तो फिर आपका मोटिवेशन बना रहेगा। ठीक है। तो उनसे बात करना, आपका मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज। सो
आगे का क्वेश्चन है कि प्री की स्ट्रेटेजी, वो मैंने बताया। प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी जो है 120 days के 3 to 4 रिविजन अराउंड 40 to 45 टेस्ट ऑफ सेक्शनल एंड फुल लेंथ फोरम विजन एक्सेट्रा क्लासेस के या इनसाइट्स के जो है वो आपने अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना है, क्योंकि अभी अराउंड 80 days की बात। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। आंसर राइटिंग में पॉजिटिविटी तो बताया मैंने। स्टडी में कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखना चाहिए। तो स्टडी में कंसिस्टेंसी जो है, अगर आप इनकंसिस्टेंट हो तो आपको इनकंसिस्टेंसी के जो फैक्टर्स है वो निकालने हैं। जैसे कि आपका फोन का डिस्ट्रैक्शन रहेगा, अगर आपके नॉन सीरियस कोई फ्रेंड्स रहेंगे तो उसका भी आपके सर्कल में होना जरूरी नहीं है, अगर आपका कंसिस्टेंसी नहीं बना रहता। और तीसरा चीज जो है वो खुद का जो डिस्ट्रैक्शन है, खुद का प्लान जो है वो एग्जीक्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो प्लानिंग जो है, डेली मुझे ये 4 चीजें आज करनी है तो वो करनी है, वो करे बिना मैं उठूंगा नहीं। ये जो ग्रिट है वो रखना चाहिए आपने प्रिपरेशन में। उससे ही कंसिस्टेंसी आती है। कंसिस्टेंसी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। कंसिस्टेंसी रखने के लिए आपको एफर्ट्स ही लेने पड़ते हैं, और उसके लिए स्टार्ट विद द प्लान। डेली प्लान आपका, इवन एवरी 10 मिनट्स का भी प्लान चाहिए कि ये 10 मिनट में मेरा ये 3 पेजेस पढ़ के होने चाहिए। ऐसा भी इस लेवल, इस माइन्यूट लेवल का, इस माइक्रो लेवल तक का प्लान आपका रेडी चाहिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है। आयुब शेख जी का कुछ क्वेश्चन है कि 2024 के लिए स्ट्रैटेजी। 2024 के लिए स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स का पहले वही रहना चाहिए। और रही बात मेंस की, तो मेंस का भी स्ट्रैटेजी मैंने मेरा एक ब्रॉडली डिस्कस किया है। और वही 100 days का जो आपका मेंस का प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी, वो बेसिकली रहना चाहिए कि अराउंड 10 to 12, मतलब हर जीएस के मिनिमम 3 to 4 टेस्ट आपने देने हैं। आपके 2013 से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस और आंसर राइटिंग होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपका प्री रिवीजन प्रीलिम्स टू मेंस के बीच में आपका जीएस का और आपके ऑप्शनल्स का होना चाहिए। ठीक है। और पर्सनैलिटी टेस्ट का भी मैंने डिटेल में बात किया था। आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला था? मोटिवेशन ऐसे था कि जो मेरा प्राइवेट सेक्टर में जॉब था, इट वॉज अ गुड जॉब इन विप्रो, बट ऐसे था कि मुझे लगा कि मेरा जो पोटेंशियल है इट वुड बी बेटर यूटिलाइज इन सिविल सर्विसेज। तो कुछ चैलेंजिंग करना था, वो ज़्यादातर मोटिवेशन रहा। और बेसिकली कुछ चेंज लाना होता है तो कुछ चैलेंजिंग चीज़ें करनी होती है, तो वही मोटिवेशन हमेशा कि चेंज इन योर सर्कमस्टेंसेस, इन सर्कमस्टेंसेस ऑफ सोसाइटी, इन सिस्टम, ये सब चीज़ें करनी है तो आपका वही चीज़ें आपको मोटिवेशन देती रहती है। ठीक है। वहाँ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वो भी मैंने डिस्कस किया। इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में भी बताया। डेली का स्टडी शेड्यूल कैसे रहता है। मैं जनरली सुबह अराउंड 9 9 10 बजे स्टार्ट करता हूँ, और फिर रात को 11 बजे तक वगैरह स्टडी का शेड्यूल होता है। जैसे जैसे प्रीलिम्स पास में आ जाता है या मेंस पास में आ जाता है, फिर वो टाइम थोड़ा स्ट्रेच होता है। सुबह का भी 1 घंटा पहले, रात को भी 1 घंटा बाद स्ट्रेच हो जाता है। और यही मेरा पूरा स्ट्रेटेजी होता है। सर, कैन वी बैलेंस बोथ यूपीएससी सीएसए एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस? सो मेरे हिसाब से या मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ऐसे पता चला कि अगर आपको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो बैलेंस करना है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका सीएससी और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की कॉमन चीजें हैं वो निकालनी है, वो जो कि जीएस या जीके है। ठीक है। ये दोनों चीजें आपको उसमें से जो कॉमन टॉपिक्स है वो निकालने हैं और उसका प्रिपरेशन कंबाइन करना है। ठीक है, वो तो हो गया। उसके साथ साथ जो इंग्लिश का प्रिपरेशन है, अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े होंगे तो फिर वो इंग्लिश का प्रिपरेशन आपको आसान जाता है। अगर आप पढ़े नहीं होंगे तो फिर भी आप अगर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो सिविल सर्विस की मेंस के बाद भी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो भी सफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि अरिहंत का जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का बुक है, आई थिंक दैट इज द होलिस्टिक सोर्स फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इंग्लिश सब्जेक्ट प्रिपरेशन। ठीक है। रही बात आपके ऑप्शनल्स की, जो कि बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो पिछले 2 साल में फुल टाइम एस्पायरेंट्स बढ़ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू आर स्टार्टिंग इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मेंस प्रिपरेशन, इट शुड बी स्टार्टेड वे बिफोर द
prelims exam. So if you have covered forestry, at least forestry subject, forestry optional before the prelims exam, तो फिर वो 60 डेज में जो है आपका पूरा प्रिपरेशन आसानी से जाता है ऐसे मेरे हिसाब। तो इट कैन बी बैलेंस बट यू हैव टू टेक एफर्ट्स। मेरा भी सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था। सो आई थिंक दैट टू फॉरेस्ट मेंस आर सफिशिएंट फॉर क्लियरिंग इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम। और मेरा वैसे बैकग्राउंड भी नहीं है कुछ जियोलॉजी में या फॉरेस्ट्री में, तो विदाउट बैकग्राउंड ऑल्सो यू कैन अटेम्प्ट एंड एट मैक्स सेकंड अटेम्प्ट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस दैट इज नीडेड। ओके। आईएफएस ऑफिसर का वर्क क्या होता है? सो हाँ, यस, दैट क्वेश्चन इज रिमेनिंग। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर जो है उनका बेसिकली जो पोस्टिंग होता है वो बेसिक पोस्टिंग या मेजॉरिटी पार्ट ऑफ पोस्टिंग इट इज एज डीसीएफ और deputy conservator of forest, which is also known as district forest officer in some states. So starting with hierarchy of service. Uh, so below you in hierarchy is assistant conservator of forest. At that position, you work for 1 or 2 years of your initial posting, and then you are promoted as DFO or deputy conservator of forest, and you work at DCF level for around 10-12 years, around 3 to 4 postings you get of DCF. Then you are promoted to the level of conservator of forest, then chief conservator of forest, and above him is a PCCF. So basically, forest service is divided into uh, some vertical divisions like territorial division is there, wildlife division is there, social forestry division is there, the personnel division is there. So all these divisions they work with each other in coordination. So आप अगर CF या CCF लेवल पे जाएंगे तो टेरिटोरियल के सीसीएफ अलग रहेंगे आपके, सोशल फॉरेस्ट्री के अलग रहेंगे आपके, वाइल्ड लाइफ के अलग रहेंगे। ओके, सो दिस वे इट इज डिवाइडेड। सो ये हो गया फॉरेस्ट सर्विस का खुद के डिपार्टमेंट में कैसा हायरार्की होता है। उसके साथ साथ अगर आप ऐसे स्टेट्स में अगर आपका पोस्टिंग हो, जैसे कि मेरा मुझे महाराष्ट्र कार्डर अलोकेट हुआ है, तो महाराष्ट्र में अराउंड अगर आपका ट्री एंड फॉरेस्ट कवर भी टोटली देखा जाए तो भी अराउंड it's below 20%. So if you go to states like Uttar Pradesh and Bihar, it's around 5-6% of forest area. So in these states, majority of Indian Forest Service officers, they are on deputation. They work in other department. They work in uh, Panchayat Raj department or in revenue department also. At secretary level also you are getting promoted. If you are deputed at central level, you can work as secretary, joint secretary, deputy secretary according to your experience level. So Indian Forest Service officers are similar to all other civil services, and while remaining in department, I told you the hierarchy starting from PCCF till ACF, all those levels they work in their whole tenure. Okay, so is it clear? किसी ने पूछा है कि आईएफएस ऑफिसर का प्रमोशन कैसे होता है? So promotion it happens according to your experience and also according to your work profile and merit. Okay, so in that way only your promotion happens. And it's no other difference is there when we compare it to civil services. Okay, so that's all from my side. Okay, I'll put my social media handles in the comment section. So if you want to message me, I'll put in the description of the video. Okay. So that's all from my side. Thank you.